से वेट किया जा रहा था, तो आज भी बात करेंगे, लेकिन पहले फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं. टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक कंडीशन के हवाले से, इकोनॉमिक नंबर्स और खासकर स्टॉक मार्केट की क्या पोजीशन है और स्टॉक मार्केट के नंबर्स कहां तक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. वो न्यूज जिनका वेट किया जा रहा था अब जबकि आने वाली हैं, तो क्या रिएक्शन होगा, इनका इम्पैक्ट क्या होगा, और जो नेगेटिव चीजें आएंगी, अगर जैसे IMF की बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है कि टैरिफ हाइक हो जाए, तो उसके रिपरकशंस क्या होंगे, आज हम डिस्कस करेंगे. वी हैव एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं अहमद चुनार साहब, आप डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के. अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो. और आपसे कुछ देर बाद मौजूद होंगे शमसुल इस्लाम साहब, आप भी एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं, उनको भी खुशामदीद कहेंगे. तो मैं चुनार साहब से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं. सर, आज के दिन हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट का क्लोजर हो चुका है और फिर उसके बाद अब ईद के बाद ही स्टार्ट होगा, गैजेटेड हॉलीडेज हैं. हिस्टोरिकली भी ऐसा देखा गया है कि लास्ट डे थोड़ा सा ऑफलोड पोजीशंस होती हैं. आज के दिन आप क्या विटनेस कर रहे हैं और ओवरऑल मार्केट आउटलुक कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए, 2-3 बड़े फैक्टर्स हैं जिसमें मार्केट जो है वो उसका बिहेवियर जो है वो शायद पब्लिक के फेवर में नहीं है. एक तो कल का जो ट्रेजरी बिल का ऑप्शन था जिसमें 14.8999% तक जो है वो अपना डिस्काउंट रेट दिया है, और ये जो रेट है ये बड़ा अट्रैक्टिव रेट है. और अब जब से सहूलत हो गई है कि इंडिविजुअली जो है वो अपना ट्रेजरी बिल्स और TIPs वगैरह खरीद सकता है और बड़ी आसानी से डायरेक्टली NCCPL में रजिस्टर होकर जो है वो उसके जरिए ले सकता है, बिल्कुल कम मार्जिन के ऊपर. तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो ये इंश्योर रहता है कि आपका इसमें जो भी पैसा है वो इंटैक्ट रहेगा, आपको यील्ड भी जो है वो 15% के करीब मिल जाएगी. तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर कोई काम नहीं होगा जो अब ये लोग देख रहे हैं. ईद तो सबसे बड़ी वजह है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप जब मार्केट की अर्निंग्स देखें इनकी लिस्टेड कंपनीज की, तो देयर इज एन अमेजिंग टर्न अराउंड. और इस अमेजिंग टर्न अराउंड में मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट जो है वो यहाँ से शायद 5-7 हज़ार पॉइंट बुलिश हो जानी चाहिए. लेकिन मुख्तलिफ फैक्टर्स ऐसे हैं जैसे इंटरेस्ट रेट का हाइक है, फिर ये बड़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस हैं कि जी फ्यूल महंगा हो जाएगा, बिजली महंगी हो जाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें महंगी हो जाएंगी. तो ये चीज़ें जो है वो मार्केट के सेंटिमेंट्स को वीक कर देती हैं, बेरिश कर देती हैं, जिसकी बिना पर हम ये देख रहे हैं. आज जब आपने मुझे इन्वाइट किया और मैं स्टॉक एक्सचेंज से आ रहा था तो लिफ्ट में मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट मिला जिसमें कहा गया कि PSO का रिजल्ट आया है और जो इसकी अर्निंग है वो 50 रुपए के करीब आई है, जिसकी वजह से कम से कम 100 रुपये शेयर बढ़ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ शेयर जो है वो माइनस में आज. तो आप फंडामेंटल्स देखें, फैक्टर्स देखें, तो मैं समझता हूँ कि मार्केट को जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए. और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे पिछले प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था कि रमज़ान की वजह से एक बड़ा बियरिश नोट होता है, लोगों का काम करने का ध्यान कम होता है, वॉल्यूम्स बड़े कम हो रहे हैं. आप स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें पिछले 3 महीने के और पिछले 6 महीने के कंपेयर करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि रमज़ान का एक ये ट्रेडिशनल महीना है जिसमें वॉल्यूम्स लो हो जाते हैं, लोगों का इंटरेस्ट कम होता है, लोग उम्रे पे और दूसरी चीज़ों पे चले जाते हैं. चुनार साहब, एक ब्लेसिंग का महीना है, चले हम ये भी कह देते हैं कि सब इबादत की तरफ हैं. बीइंग अ मुस्लिम कंट्री हम जो है वो अपने इस रमज़ान के ब्लेसिंग के मंथ को जो है वो नहीं छोड़ सकते, इसमें हम इबादत की तरफ जाते हैं. लेकिन होता ये है कि नॉर्मली रमज़ानों में एक्टिविटीज ज़्यादा भी होती हैं. लास्ट ईयर भी हमने देखा था बड़ी फिनोमिनल परफॉर्मेंस थी रमज़ान सीजन में. अब की बार चलें थोड़ा सा रेजीम चेंज और थोड़ा सा यहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एक मंथ पहले हमें मिली थी, उसके बाद रमज़ान में एक अच्छी परफॉर्मेंस देखेगी. आपने जिक्र किया कि 5-6 हज़ार पॉइंट्स ऊपर हाथ आ सकती है मार्केट, तो क्या समझते हैं आप जो ये टैरिफ हाइक अगर IMF की कंडीशन में से वन ऑफ कंडीशन हो सकता है और आने वाले दिनों में कोई ऐसा जो है वो सिनेरियो बन सकता है, तो क्या मार्केट अगेन परफॉर्म करेगी? देखिए, मैं 2-3 चीज़ों पे बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव कर रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त ज़ाहिर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मार्च में आया था और अप्रैल में जाकर इसका ड्रॉप सीन होता है और इसको अब 15 दिन हुए हैं. तो इस 15 दिन के अंदर ऑलमोस्ट जो है वो गवर्नमेंट की कोशिश ये रही है कि चीज़ों को स्टेबलाइज कर ले, समझ ले. फौरी तौर पर IMF की सिचुएशन सामने आई जिसपे फाइनेंस मिनिस्टर को वहाँ जाना पड़ा और उन्होंने नेगोशिएशंस करे कि बड़े कामयाब नेगोशिएशंस हुए हैं और सपोजिटली स्टाफ लेवल जो मीटिंग वगैरह हैं जो इस हफ्ते चल रही हैं उसके भी कोई रिएक्शन आएगा. तो मैं समझता हूँ बाय एंड लार्ज ये जो छुट्टियों का स्पैन है 4-5 दिन का, इसमें एक मौका मिलेगा कि अपने आप को कंसोलिडेट कर लें, हमारी
डायरेक्शन कहाँ जा रही है उसको देख ले, और फिर कोई वजह नहीं है कि मार्केट जो परफॉर्म करे। ये इंटरेस्ट रेट अपनी जगह पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जो हाई हो रही है जिसमें फ्यूल पेट्रोल वगैरह शामिल है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। लेकिन जो मैंने फिर ये कहता हूँ कि मार्केट इंडिकेटर्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, और इस वक्त कैश लिक्विडिटी जिसके पास है, मैं समझता हूँ वो अल्टीमेट विनर है कि इन रेट्स पे स्टॉक की बाइंग करके आगे जाके उसको एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो मैं समझता हूँ कि ये मिल सकता है। लोग हेजिटेंट हैं कि बैंक से बोराइंग जो है वो बड़ी महंगी हो गई है, और इसलिए जो है वो हिम्मत नहीं कर रहे। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि ये मार्केट जो है वो एंट्री देने वाली मार्केट है, मार्केट में सेंटिमेंट्स लो हैं, और दिस इज ऑलवेज द राइट टाइम टू एंटर इनटू द मार्केट, कि आगे जाके आपको बड़ा अच्छा जो है वो इस पे मार्जिन मिल सकता है। राइट, आपने कहा राइट टाइम है, तो क्या रुझान पाया जा रहा है? इन्वेस्टर्स किस टाइप के इन्वेस्टर्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं? म्यूचुअल्स हैं या फिर डे ट्रेडर आप आ चुके हैं? वैसे भी हमने देखा एक्टिविटी बढ़ गई है। देखिए, इस रमजान के आखिरी अशरे के अंदर डे ट्रेडर नहीं आता, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी नहीं आते, लेकिन 20 डेज में तो आते हैं ना स्टार्ट के। हाँ, वो उसमें जो आने थे वो आ गए, मार्केट के रिएक्शन हमारे सामने आ गया। अब सारी चीजें डिपेंड करती हैं पोस्ट रमजान सिनारियो पे, कि पोस्ट रमजान सिनारियो क्या होता है। अब तो मार्केट, मैं समझता हूँ अच्छी एक्सपेक्टेशन है, मार्केट बेहतर जाएगी। इंटरेस्ट रेट अपनी जगह पर है, लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट की वायबिलिटी और मार्केट की पे आउट जो है वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। चुनाव साहब, आपने इंटरेस्ट रेट का जिक्र किया है, तो वहाँ पे मैं रुख लेके जाऊंगी अपनी गुफ्तगू का। क्या इंटरेस्ट रेट में ट्रेंड देखा जा रहा है आने वाले दिनों में? क्या फर्दर हम हाइक ही जो है वो अज्यूम कर लें, या फिर कोई है इरादा कि यहीं पे स्टेटस को रहे, या फिर बैकफुट होता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि अब जो है ना वो एक ऐसा लेवल पहुँच गया है कि जहाँ हाईएस्ट आप इंटरेस्ट रेट कह सकते हैं पाकिस्तान का, जो इस वक्त है पिछले चंद सालों का, और ये रेट जो है वो ऑप्टिमम पे आ गया है। अब चीज़ें जो है वो स्टेबलाइज होनी चाहिए, और कोई वजह नहीं कि ये स्टेबिलिटी की तरफ हम चले जाएं। जब IMF के डॉलर्स हमारे पास आ जाएंगे, जब और जो प्रॉमिसेस हैं ब्रदरहुड कंट्री से वो आ जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर का अभी सऊदी विजिट है आज से, वो भी मैं समझता हूँ बड़ा प्रोडक्टिव रहेगा कि नई गवर्नमेंट को सऊदीज हमेशा वेलकम करते हैं, और ट्रेडिशनली CMLN के जो राब्ते हैं या जो ताल्लुकात हैं वो सऊदीज के साथ हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ से भी एक मैसिव सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान को मिल सकती है, और पाकिस्तान के माशी हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। राइट, माशी हालात भी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, और आगे के लिए कोई प्लानिंग या जो हमारी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डील्स हैं वो भी क्रैक हो सकती हैं। व्हाट डू यू से? देखिए, बिल्कुल हो सकती है। मेरी फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर इस्माइल साहब से बात हो रही थी, और उन्होंने बरमला ये कहा था कि उनके दो फोकस हैं। एक तो फोकस ये है कि जो इन्फ्लेशन है उसको किसी तरह मैनेज करें, दूसरा फोकस ये इंटरेस्ट रेट की जो हाइक है उसको भी जो है वो सस्टेनेबल लेवल पे लेकर आ जाएं, और इसी पे सारी पॉलिसीज जो है वो बेस करेंगी। तो मैं समझता हूँ कि अभी तो फाइनेंस मिनिस्टर को ये वक्त नहीं मिला कि वो दफ्तर जाके बैठे, आते ही अगले दिन वो जो है अमेरिका चले गए, एग्रीमेंट्स वगैरह करके मुश्किल से मेरा ख्याल है कल या परसों ये पहुंचे। तो अब इसमें जो है वो वक्त नहीं मिला कि इन चीज़ों को जो है वो देखा जाए। मैं समझता हूँ ये ईद की छुट्टियां जो हैं वो एक बड़ा अच्छा वक्त होगा कि ये अपने आप को कंसोलिडेट कर लें। 4-5 दिन की छुट्टियां जो हैं इसमें काम हो जाए, और वैसे भी आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में जो है वो उन्होंने छुट्टियां मिनिमाइज कर दी हैं। सैटरडे की छुट्टी भी अभी खत्म कर दी है। ईद की छुट्टियां भी जो पूरे हफ्ते की होती थी वो 2-3 दिन भी कम हो गई हैं। राइट, तो मैं समझता हूँ बाय एंड लार्ज ये काम हो जाएगा, मुल्क जो है वो राइट डायरेक्शन की तरफ चला जाएगा। मेन बात नीयत की होती है, और मेन बात एक्सटर्नल फोर्सेस की होती हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस अभी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को फेवर करेंगी। राइट, अहमद चुनाव साहब, यहाँ मैं आपको पॉज करूंगी। हमारे साथ ओवर कॉल डॉक्टर अय्यूब मेहर साहब मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। आप इकोनॉमिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब, कैसे देख रहे हैं इकोनॉमिक कंडीशन? अब ईद सीजन भी स्टार्ट हो रहा है, और इकोनॉमी के हवाले से कुछ बातें भी अच्छी सुनाई दे रही हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट भी है सऊदीया का, प्लीज। देखिए, मतलब कि अभी हम कुछ इस पोजीशन में नहीं कि डायरेक्ट कोई क्लियर कट डायरेक्शन दे सके। उसकी वजह यह है कि पिछली गवर्नमेंट हो और अभी इस गवर्नमेंट ने तो खैर अभी इसको तो टाइम नहीं गुजरा है, उन्होंने तो अभी ज्वाइन किया है। कोई वाज़ेह तौर पे एक इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं दी गई है। टारगेट्स का जिक्र किया जाता है, लेकिन वो टारगेट्स अचीव कैसे किए जाएंगे, क्या पॉलिसीज होंगी, क्या पैरामीटर्स होंगे,
वो नहीं बताया जाता। दूसरा, आते ही जो एक अनसर्टेनिटीज क्रिएट हुई है स्टॉक मार्केट के हवाले से भी और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के हवाले से भी, उसमें देखिए अभी एक जो सानिया हुआ है जामिया कराची में, वो उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है इस तरह की चीजों का। सिर्फ एक तो था ना कि चेंज ऑफ गवर्नमेंट और उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस और उसके बाद इस तरह के टेररिस्ट अटैक हो जाना, ये सारी चीजें जो है एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रही हैं। वो अनसर्टेनिटी इकोनॉमी के लिए ज्यादा खराब है एज कम्पेयर टू कि जो दूसरे जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी जो है वो फिजिबिलिटीज को और प्लान्स को इन्वेस्टर्स को जो है वो अवॉइड कर देती है और वो अपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाते। तो हमें मेरा ख्याल है इस चीज पर भी फोकस करना है। सऊदी अरब से इनका एक्सपीरियंस है मौजूदा गवर्नमेंट का कि सऊदी अरब जब भी ये आए हैं तो सऊदी अरब से इनके बहुत फ्रेंडली रिलेशन रहे हैं, सऊदी अरब से, टर्की से, यूएई से, तो उस पर इन्होंने काम शुरू किया है। बहुत अच्छी बात है, वो एक चीज है। उसके अलावा चाइना की जो फॉरेन अफेयर की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की स्टेटमेंट कल आ गई है कि इस तरह के जो टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं या जो सानियात हो रहे हैं वो सीपैक को या पाक चाइना रिलेशन को इफेक्ट नहीं करेंगे। दोस्तों, हमेशा ऐसा ही होता रहा है। कभी जब हमारे पास एक इकोनॉमिक कंडीशन स्मूथ दिखाई दे रही होती है तो कभी कभार हमें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ जाता है, कभी कभार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन डिस्टर्ब हो जाती है। तो डू यू थिंक दैट कि कोई ऐसे अनासर जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए जो है वो एक अच्छा वो नहीं चाहते कि ये एक हमेशा सेंसिटिव ही रहे, इस वजह से उसको ये पुशअप देते रहते हैं? देखिए एक चीज तो बड़ी क्लियर है, बहुत क्लियर है कि 70 साल से आप देखें जो एंटी पाकिस्तान अनासिर हैं, ये जो पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें हैं, वो इस तरह के अटैक्स करती रही हैं। उनको हम नहीं रोक सकते, उनसे हम कोई नेक ख्वाहिशात की एक्सपेक्टेशन ना रखें कि वो नहीं करेंगे। और वो चाइना की कितनी ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आ जाए, पाकिस्तान की कितनी ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आ जाए, कोई भी हमारा नरेशन हो, लेकिन वो अगर उनको रुकना होता तो सीपैक से पहले भी वो तो ये करते रहे थे। तो आप डोंट एक्सपेक्ट कि वो बाद आ जाएंगे, लेकिन हम एक काम तो कर सकते हैं ना इस अनसर्टेनिटी को या रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, कि हम अपने जो लोग हैं उनको प्रॉपर एजुकेट करें, उनको इन्फॉर्म करें। कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एफपीसीसीआई के साथ जो हमने रिपोर्ट बनाई थी सीपैक पर, उसमें था कि अगर सीपैक के बाद बलूचिस्तान को जो रेवेन्यू जनरेट होंगे वो जो एनएफसी अवार्ड से रेवेन्यू जनरेट होते हैं उससे 3 गुना ज्यादा होंगे, 3 गुना ज्यादा होंगे। उससे तो बलूचिस्तान के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम चेंज हो जाएगी। हमें ये बातें उनको एजुकेट करनी है कि इस तरह के प्रोजेक्ट से बलूचिस्तान के लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे क्या असर पड़ेगा, कितना कम होगा, उनकी हाउस होल्ड इनकम या पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ेगी, उनके लिविंग स्टैंडर्ड किस तरह से चेंज होंगे। राइट, चिनाई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आप जो है वो हमारे साथ मौजूद रहेगा, मैं इनका भी टेक लेते चलूं। चिनाई साहब, अब जबकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो आप क्या कमेंट करेंगे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो कितनी अब जबकि एक वाइब्रेंट होने वाली थी, या हम कह सकते हैं वो एक सेंसिटिवनेस से निकलने वाली थी, क्या सिचुएशन अब हो जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस दहशतगर्दी की बात करूं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये इंडियन ओरिजिनेटेड जो है वो अटैक है, और इसमें जितने भी दहशतगर्द हैं उनकी तरबियत, उनकी फंडिंग, उनकी पैटर्निंग जो है वो इंडिया से होती है, और वो किसी तरह भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए चाइना के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उस पार्टनरशिप को जो है वो फलने फूलने दे, उसको डिस्टर्ब करने के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। और मैं ये समझता हूँ कि चाइनीज़ गवर्नमेंट, जैसा कि भाई ने बताया, उसका मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स का एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट आ गया है कि इस किस्म के इंसिडेंट जो हैं वो पाक चाइना रिलेशनशिप या सीपैक को जो है वो ख़राब नहीं कर सकते, और ये बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान ने सिंसियरली जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की है। हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब को जो है वो इसका पर्सनली बड़ा दुख हुआ, और फौरी तौर पर उन्होंने चाइनीज़ एम्बेसी को कॉन्टैक्ट करके वहाँ जाके कंडोलेंस के लिए गए, और ये भी इस बात का आदा किया कि जो भी दहशतगर्द इसमें पकड़े जाएंगे उनको किसी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज है, इम्पैक्ट है जो जा रहा है। दूसरी बात, आप जब ये कहते हैं कि इन इंसिडेंट की वजह से इकोनॉमिक क्या इफेक्ट हो सकते हैं, जाहिर है सरमायाकार जो है वो उस जगह जाना पसंद करता है जहां पर हालात जो है वो बिल्कुल स्टेबल हों, किसी किस्म की दहशतगर्दी ना हो, उनके लोग जो हैं वो सेफ हों। यहाँ पर जिस किस्म की भी दहशतगर्दी हुई, पाकिस्तान ने इसको चूंकि कंडेम भी किया, वो अपनी जगह पर है, लेकिन जाहिर है हमारे इन्वेस्टर्स का
कॉन्फिडेंस जो है वो जरूर शटर होता है। ऐसा कोई नहीं है कि अगर हम कहें कि नहीं कोई शटर नहीं हुआ तो इसमें मैं समझता हूँ नहीं, बिल्कुल शटर हुआ है। लोग 10 दफा सोचेंगे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए, और ये एक इंसिडेंट जो है उसको बहुत वक्त लगेगा कि इस चीज़ के जख्म जो है वो भरे जाएं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज पाकिस्तान जहाँ जो दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा शिकार रहा है, 80,000 से ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, 80,000 से ज्यादा कुर्बानियां पाकिस्तान की, और उसके बाद हमने ये रिजल्ट अचीव किए हैं कि अब ये इक्का दुक्का वाकयात हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट का ये जो एक प्रोएक्टिव अप्रोच होगा उससे ये जो इक्का दुक्का वाकयात है इसमें भी जो है वो इंशाल्लाह कमी आ जाएगी। राइट डॉक्टर साहब, हमारे लोग हैं ये, और चाइनीज को खासकर टारगेट करके जो है वो ये काम किया गया। इट मीन्स कि यहाँ पर जो एक सी पैक की एक्टिविटी जिसमें एक स्पीड अप होते हुए देखा गया, अब फाइनली इसको जो है वो एक हर्डल इसके अंदर अटकाने की कोशिश की गई है। तो हमने पहले ही बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, तो मजीद जो है वो अब सेक्रीफाइसेस से हम ये तो नहीं कहते कि हम डर गए हैं या अब हम जो है वो इस चीज को जो है प्रमोट करने से रोकना चाहिए हमें, लेकिन इसको कंडेम भी करना है। और आप समझते हैं कि अब जबकि सी पैक का जो एक एक्टिविटी बहुत बूस्ट अप हो रही है, तो इसको थोड़ा सा केटर करने की भी जरूरत है, इसको थोड़ा सा सेंसिटिवनेस मामले को जो है वो थोड़ा सा सिक्योरिटी देने की जरूरत है। देखिए, सिक्योरिटी एजेंसीज बिल्कुल काम कर रही हैं, और सिक्योरिटी ये तो आपको एक्सपेक्टेड ही नहीं था। यानी आप देखें कि जामिया कराची में तो किसी के जहन में भी नहीं था कि यूनिवर्सिटी की हदूद में इस तरह का वाकया हो सकता है। मेरे ख्याल में हिस्ट्री में कराची यूनिवर्सिटी की ये पहला वाकया होगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह का टेररिस्ट अटैक हुआ है, ये जहन में भी नहीं था। और मसला ये है कि सिक्योरिटी एजेंसीज बावजूद इसके कि वो अपनी एफर्ट्स कर रही हैं, वहां से अटैक किया जाता है जहां से सोचा भी नहीं जा सकता। तो इसमें बेसिकली जो काम कर रहे हैं, बीइंग इकोनॉमिस्ट, मेरा जो फोकस है वो ये है कि जो लोग देखें, जो एंटी दुश्मन फोर्सेज हैं, चेन्नई साहब ने इंडिकेट भी किया कि इंडिया से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो किसी स्टेज पर आकर चाइना और पाकिस्तान के स्टैंटन जो रिलेशन है उससे तंग आकर ये छोड़ देगा, वो नहीं छोड़ेगा। हम FATF में ही स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर अगेन ये और जो है वो मामला को खराब करने की कोशिश की जा रही है। व्हाट डू यू थिंक नियर फ्यूचर हम क्या इकोनॉमिक कंडीशन को विटनेस करने वाले हैं? ट्रिगर्स क्या मौजूद हैं सर? नहीं, देखिए, FATF का इसका इंशाल्लाह इम्पैक्ट इससे नहीं पड़ेगा कि FATF की जो कंडीशन है ये उससे डायरेक्टली तो कोई रिलेट नहीं हो रहा, लेकिन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है वो जरूर उससे श्रिंक होगा, उस पर जरूर असर पड़ेगा। और ये मैं समझता हूँ कि इसमें जो डिस्गाइज बैलेंसिंग इन डिस्गाइज है वो ये है कि इससे अब हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी और जो इकोनॉमिक प्लानर्स हैं, हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको ये चीज जरूर समझ आ गई होगी कि हमें किस किस फ्रंट पर जो है अब तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है, किस किस फ्रंट पे काम करना है। मेरा ख्याल है अगर इकोनॉमिक पॉलिसी पर काम किया जाए और खासतौर पर बलूचिस्तान की इकोनॉमी पर, वो लोग जो आलायकार बनते हैं पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों का, उनको आलायकार वो ना बने। का भी मामला भी स्टार्ट हो रहा है, तो वी आर वर्किंग ऑन दैट, और अब तो यकीनन ये नियर फ्यूचर हम कोई अच्छी ही न्यूज देखेंगे। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर अयूब मेहर साहब, आप हमारे साथ मौजूद है, काफी डिटेल एनालिसिस, और खासकर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे भी अब थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एक सेंसिटिव मामला जो अभी देखा है, तो FDI की अट्रैक्शन के लिए हमें यहाँ पर अपने आप को जो है वो थोड़ा सा मनवाना होगा। चनाय साहब भी मौजूद है, मजीद बात करते हैं। चनाय साहब, इकोनॉमिकली जो कि डॉक्टर साहब ने भी पॉइंट आउट किया कि FATF में भी इंडिया हमें जो है वो थोड़ा सा टफ टाइम देने की कोशिश कर रहा है। सिंस ईयर्स हम देख रहे हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, कितनी चीज़ों में हमने काम किया है, लेकिन FATF के अंदर स्टिल वी आर स्टक इन ग्रे लिस्ट। तो अब आने वाले दिनों में क्या कंडीशन हो सकती है? अभी भी हमारे लिए यही बहाने दिए जाएंगे कि हम ग्रे लिस्ट में ही रहें? देखिए, हमने FATF की मेरा ख्याल है कोई 97% के करीब कंडीशनैलिटीज मीट कर ली हैं, 2-3% हार्डली रह गई हैं, और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो आखिरी रिव्यू हुआ था उसमें भी मेरे ख्याल 26 में से 22-23 हम कर चुके थे। तो अब ये एक बड़ा छोटा परसेंटेज रह गया है, हार्डली मैं समझता हूँ 2% भी अब नहीं होगा जो हमारी कंप्लायंस नहीं होगी, और 98-99% कंप्लायंस जो है वो एक बहुत बड़ी कंप्लायंस होती है। जाहिर है जो पड़ोसी ममालिक हैं जिनका मफाद पाकिस्तान की वजह से ख़राब हो जाता है, तो वो अपने मफादात के लिए जो है वो पाकिस्तान में गड़बड़ कराने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में जो है वो FATF को भी पाकिस्तान चाहते हैं कि पाकिस्तान FATF में रहे, ग्रे लिस्ट में रहे, और पाकिस्तान जो है वो कंप्लायंस में ना आए, और इसके लिए जो है वो मुख्तलिफ हीले बहाने और चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। जहाँ तक अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे
कराची यूनिवर्सिटी में ये दूसरा इंसिडेंट है, अगर आपको याद हो तो। ये और दूसरा इंसिडेंट, एक पहला इंसिडेंट जो है वो तकरीबन 8-9 साल पहले हुआ था, और इसके बाद वहाँ हालात बहुत बेहतर हो गए थे। थोड़ा सा मैं समझता हूँ सिक्योरिटी एजेंसीज भी डिरेल हो गई, और ये भी किसी के तसव्वुर में नहीं था इस तरह कोई खातून आकर जो है वो अपने आप को सुसाइडल ब्लास्ट करेगी और अपनी जो है वो जान ज़ाया कर देगी। मैं समझता हूँ कि ये एक नया फिनोमेना है, हमें इस फिनोमेना को भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। जहाँ देखिए कारोबार वहाँ बिल्कुल ठीक होता है जहाँ पुरअमन चीज़ें होती हैं, जहाँ सुकून होता है, और जहाँ इस किस्म की दहशतगर्दी के वाक़यात नहीं होते, या अगर होते हैं तो फौरी तौर पर हुकूमत का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ जाता है, और वो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जो है वो कॉन्फिडेंस, जो इन्वेस्टर्स की कॉन्फिडेंस है उसको बहाल कर देता है। तो यहाँ हुकूमत को भी चाहिए कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे उस पर, और कॉन्फिडेंस बहाल करे। जो स्लीपर सेल्स हैं इस तरह के मोमेंट्स के, उन पे जो है वो आप रमजान के महीने में ऐसे काम कर रहे हैं, राइट? देखिए बात यह है कि रमजान के महीने में जब ये ऐसे काम कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर हुकूमत का रिएक्शन भी जो है वो रमजान के महीने में बड़ा सख्त आना चाहिए, और हुकूमत इस पर काम कर रही है। राना सनाउल्लाह साहब एक काबिल इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो हालात को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। उनका पंजाब में एक बहुत बड़ा तजर्बा है। आपने देखा कि पंजाब में दहशतगर्दी को उसने जीरो कर दिया था, तो जब पंजाब में उन्होंने रिएक्शन दिया था तो वही रिएक्शन पूरे पाकिस्तान में अब उनकी तरफ से जो है वो वारंटी करता है। तो मैं समझता हूँ कि ये मिलजुल कर ये काम हो जाएगा, और हम दोबारा जो है वो खुशहाली की मंजिल की तरफ चले जाएंगे। बिल्कुल, वी आर होपिंग कि ऐसा ही हो। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। Let's have a look on daily highlights. आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 45,533.3 के लेवल पर, हायर साइड से मार्केट गई 45,533 सेम एज द ओपनिंग, एंड लोअर वाज 44,656.96, एंड फाइनली क्लोजर हम देख सकते हैं कि लोअर साइड पे काफी मार्केट ने टच किया है 44,000 के लेवल को, और फाइनली रिकवर करके क्लोजर किया 45,249.41 पे, यानी कि चेंज रहा 283.89 का डिक्लाइन। थर्ड ओवर में करंटली 325.46 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं। चेंज इज गुड, 101.7 मिलियन शेयर्स का एक पॉजिटिव चेंज देखा गया है। वैल्यू भी हम कह सकते हैं कल के मुकाबले में काफी बेहतर देखी गई है, 9.29 बिलियन रुपीज। वॉल्यूम डिटेल्स में ऑल स्क्रिप्टिंग इन रेड टेरिटरी। WTL इस को लीड कर रहे हैं 0.02 के डिक्लाइन के साथ, 1.68 पे क्लोजर, 37.49 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एनर्जी सेकंड स्पॉट पे 0.44 का डिक्लाइन, 6.35 पे क्लोजर, 34.66 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली हम नेटवर्क 0.2 का डिक्लाइन देखा गया, 7.62 पे क्लोजर रहा, 27.43 का कारोबार रहा। अगेन वही ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है, वही पेनी स्टॉक, उन्हीं के अंदर पार्टिसिपेशन, और ज्यादातर उन्हीं के अंदर हम कह सकते हैं वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं। चुनाव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद बात करते हैं और पूछते हैं सर, पेनी स्टॉक्स की पार्टिसिपेशन अगेन स्टार्ट हो गई है। उस वक्त ये देखा जा रहा था, कुछ हम 2 हफ्ते पहले हम देख रहे थे ब्लू चिप के अंदर एक बाइंग देखी गई थी और एक हेल्दी मार्केट दिखाई दे रही थी। अब दोबारा पेनी स्टॉक्स का जो एक रुझान बढ़ गया है, या वही लोग सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं जो छोटे? 2-3 बातें बड़ी सिग्निफिकेंट है। आज थोड़ी इनसाइट भी होनी चाहिए हमारे जो है वो 900 पॉइंट माइनस से आकर जो है वो 300 पॉइंट माइनस करीब बंद हुई है जी, और बड़ा अच्छा वॉल्यूम जनरेट हुआ है। इसका मतलब है कि ये मार्केट में इंटरेस्ट है लोगों का। अच्छा, फिर जब आप ये कहते हैं कि पेनी स्टॉक्स की तरफ है, तो हाँ, पेनी स्टॉक्स में एक जनरल ट्रेंड ये होता है कि भी नुकसान हो कि क्या हो जाएगा, ₹1 प्लस या ₹1 माइनस, और उस पर लोग जो है वो काम कर जाते हैं कि वॉल्यूम में भी काम हो जाता है, और उसमें नुकसान के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं कि आप छोटा छोटा ट्रेड करते हैं। तो आप ये देखें कि इसमें नंबर ऑफ ट्रेड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे कि लोगों ने 10,000, 20,000, 40,000 लाख के ट्रेड किए होंगे इस एंटिसिपेशन में कि या तो 20-25 हज़ार रुपये जो है वो हमारे बढ़ जाएंगे या 20-25 हज़ार रुपये कम हो जाएंगे। तो मगर एक हेल्दी वॉल्यूम भी जनरेट हुआ, ब्रोकर्स की कमीशन भी जनरेट हुई। ये मार्केट टैक्टिक्स है कि मार्केट को प्ले किस तरह करना है, किस तरह आगे बढ़ना। लेकिन मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज इंटरेस्ट अपनी जगह पर मौजूद है कि लोगों को मार्केट में काम करने की एपेटाइट है, चाहे वो पेनी स्टॉक्स में काम करें, चाहे ब्लू चिप्स में काम करें। तो जब ये एपेटाइट होगी तो फिर आगे मार्केट के फ्यूचर जो है आउटलुक बड़ा ब्राइट लगता है, और मामला जो है वो अच्छे और बेहतर हालात में चले जाएंगे। चुनाव साहब, एक आपने पेनी स्टॉक्स की एग्जांपल दी, लेकिन होता ये है कि कुछ सिलेक्टेड पेनी स्टॉक्स हैं जिनके अंदर ज्यादा काम हो रहा है, मतलब ऑल इन ऑल नहीं हो रहा है पेनी स्टॉक्स में। देखिए, उसकी भी मैं आपको वजह बताता हूँ। इन सेलेक्टेड पेनी स्टॉक्स में 2-3 चीजें अहम होती हैं।
हैं, एक तो उस कंपनी को कोई टर्न अराउंड कर रहा होता है, उस कंपनी की कोई बाय आउट में इंटरेस्टेड होता है, उस कंपनी को जो है वो कोई नई इसमें इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन हो रही होती है। ये तीनों चीजें जो है वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। बाकी पेनी स्टॉक्स में ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स नहीं होते, जिसकी वजह से वो नहीं बढ़ते। कोई ना कोई वजह जरूर होती है कि जिसमें किसी का इंटरेस्ट आ जाता है, कोई उसका बायर आ जाता है, कोई इसमें इन्वेस्टमेंट आ रही होती है, कोई कंपनी के टर्न अराउंड करने की बात हो रही होती है, तो वहाँ पब्लिक का इंटरेस्ट 2-3 रुपए में बहुत ज्यादा आ जाता है कि ये आगे जाके बेनिफिशियल बहुत हो जाएंगे। राइट, बेनिफिशियल होने के साथ साथ इकोनॉमी के लिए जब बात करें, जो अब जो रिजीम चेंज होने के बाद थोड़ा सा एक सॉर्ट आउट होती हुई चीजें दिखाई दे रही हैं, मार्केट में भी जो एक हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा एक एनोनिमस सिचुएशन थी, अब हम देख रहे हैं कि क्लैरिटी आ गई है। आने वाले दिनों में आपने कहा कि मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेशन है बहुत पॉइंट्स रेज करने की, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ईद के बाद अगर कोई अभी ये जो डिप है इसके अंदर बाइंग कर ली जाए, इन्वेस्टर्स वो जो वेट कर रहे हैं खासकर? देखिए, अब तो आज आखिरी दिन था मार्केट का, मार्केट की बाइंग पोजीशन जो है वो ईद के बाद ही आपको मिलेगी, लेकिन ईद के बाद जो है वो मैं समझता हूँ वाइब्रेंसी होगी कि आज मार्केट 900 पॉइंट माइनस जाके 300 पॉइंट पे बंद हुई है, तो 600 पॉइंट आप समझ लें कि मार्केट के डिप से हम ऊपर आए हैं। और आगे आने वाले दिन भी जो है वो इसी तरह होंगे कि लोग अपने आप को कंसोलिडेट करने की बात करेंगे। कुछ अच्छे अनाउंसमेंट्स भी हो सकता है ईद के दिनों में एक्सपेक्टेड हो जाएं, तो बाय जी चलें, ओवरऑल जो है वो सिचुएशन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जो है वो स्टेबल दिखाई जा रही है।